नमस्ते सर। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से शोधार्थी अजीत कुमार सिंह। मुझे पता चला कि आपने यहाँ पे महाभोज नाटक किया है, तो मैं आपके अनुभव को साझा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि महाभोज का मंचन जो आपने किया है, इसके बारे में आप अपने अनुभवों को प्लीज़ साझा करिए सर। तो नमस्कार भाई, मुझे प्रसन्नता है कि आप शोधार्थी हैं रंगमंच और नाटक के क्षेत्र में और आप ख़ास तौर से महिला रचनाकारों पर आपका ये केंद्रित है आपका शोध। ये अपने आप में बहुत नए तरह का विषय है। और जैसा आपने बताया, मैंने मन्नू भंडारी का जो नाटक है, नाटक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने लिखा तो था उपन्यास, लेकिन स्वयं ही उसका नाट्य रूपांतरण भी किया। तो ये 1984 में मैंने इसका मंचन किया था। और आपको जानकर ये अच्छा लगेगा कि ये नाटक पटना का पहला और शायद उसके बाद संभव नहीं हुआ, कोई दूसरा नाटक नहीं हो सका जिसमें पटना की सभी नाट्य संस्थाओं ने योगदान किया था। सभी नाट्य संस्थाओं के अभिनेता और नाट्य शिल्पी और नेपथ्यकर्मी और जो बैक स्टेज के जो काम करने वाले हैं, उन लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ था। इसमें तकरीबन लगभग 65-70 लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। ये अब तक का सबसे बड़ा ये कह सकते हैं ना, लोगों के इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से ये बहुत बड़ा वो था, प्रयोग था। और जिस समय मैंने किया था तो उस वक्त मतलब 84 से आप समझ लीजिए कितना दिन हो गया, और लगभग 30 वर्ष हो गया या ज़्यादा हो गया, नहीं 40 वर्ष हो गए। इस नाटक को किए हुए 40 वर्ष 40 हो जाएगा ना, 84 से अगर आप जोड़े हैं। अच्छा, 1994 में सर ये मंचन किया था। हाँ। और अभी 2023 1984 में इस नाटक का मंचन आपने किया था। कहाँ पे सर? यही पटना में किया था। अच्छा, ओपन एयर थिएटर में, इस भारतीय नृत्य कला मंदिर का मुक्ताकाश मंच था। अच्छा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मंच है, मुक्ताकाश मंच है। वो हमको लगता है कि तकरीबन 100 फीट का वो कौन सी जगह नाम बताया आपने? भारतीय नृत्य कला मंदिर, मुक्ताकाश मंच जी। तो लेकिन मेरी जो पूरी परिकल्पना थी, तो जो मुख्य मंच है जो कि काफ़ी बड़ा है 80-90 फीट का वो है मंच का विस्तार। लेकिन इसके अलावा हमने दोनों तरफ, मंच के दोनों तरफ, चूँकि खुला हुआ रंगमंच है, मैंने दोनों तरफ 2 मंच का और निर्माण किया अलग से जी। और जो ग्रीन रूम है, यानी मंच के दोनों तरफ ग्रीन रूम है, वो ग्रीन रूम की छत पर भी मैंने दृश्य को दृश्य मंचित किया था। इसमें आप मुझसे जानना क्या चाह रहे हैं अभी? सर, इस नाटक का प्रस्तुतिकरण शैली क्या है? मतलब किस शैली में आपने ये किया? अब ये नाटक तो पूरी तरह से मन यथार्थवादी शैली में किया गया, लिखा गया था, और हमने किया भी उसको उस तरह से। लेकिन मेरा जो करने का तरीका है, और ये मेरी मान्यता है कि रंगमंच जो है अपने आप में वो संकेतों की भाषा में भी चीज़ों को रखता है। मैंने सांकेतिकता बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे महाभोज नाम ही जो है वो मुझे नहीं लगता है कि रियलिस्टिक है, क्योंकि महाभोज जैसी कोई चीज़, या महाभोज का मतलब होता है श्राद्ध, महाभोज होता है, उसमें कहीं कुछ इस बात का जिक्र नहीं है। लेकिन जिस तरह से गिद्धों की तरह से हमारे लोगों का, यानी जो सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए लोग हैं, वो गिद्ध की तरह से हैं, और वो जो हमारे आम लोग हैं उनके मांस को खा रहे हैं, जैसे कि कोई महाभोज हो रहा है जी। हाँ, तो ये दरअसल इस तरह का बिंब लिया है इन्होंने, मन्नू भंडारी ने नाम रखा महाभोज। जैसे अब दूसरे नाटकों, रियलिस्टिक नाटकों को आप ले लीजिए, आधे अधूरे, तो आधे अधूरे तो पूरे नाटक में आधे अधूरे जैसी कोई चीज़ तो है नहीं। लेकिन वो दरअसल कोई आदमी पूरा नहीं होता है, कोई
किसी चीज़ में किसी को आप परफेक्ट नहीं, इस नाटक में क्या है जी कि सभी लोग कहीं ना कहीं आधे अधूरे होते हैं, कहीं किसी में कोई चीज़ ज़्यादा होती है, कोई किसी में कोई क्वालिटी ज़्यादा होती है, सब लोग आधे अधूरे होते हैं, यही जीवन है। जी आधा अधूरापन होना, परफेक्ट होता नहीं है कोई, लेकिन उसको संकेत के माध्यम से, या आप जितने भी रियलिस्टिक नाटक देखिएगा उसका नाम ही रियलिस्टिक नहीं होता है, मेरा मतलब मेरी जो समझ है। तो महाभोज, लेकिन आप उसका जब प्रस्तुतिकरण करते हैं तो हर अभिनेता की अपनी क्षमता के अनुसार उसका अपनी जो शैली होती है। मेरा जो तरीका है कि हम कोई बहुत ज़्यादा आलेख में जो चीज़ है, आलेख से बंध के नहीं चलते, माने आलेख मेरा मुख्य आधार होता है, लेकिन वो आलेख अभिनेता के माध्यम से व्यक्त होना होता है जी। इसलिए मैं अभिनेता को महत्व देता हूँ। मैं अभिनेता के माध्यम से उस आलेख को व्यक्त होने की सहूलियत उपलब्ध कराता हूँ। सर इसमें से देखिए इस सवाल में से कुछ आपका ये मंच परिकल्पना पूरी तरह से रियलिस्टिक है, लेकिन हाँ, मंच परिकल्पना रियलिस्टिक है, लेकिन फिर वो रियलिस्टिक नहीं होता है, इसलिए कि वो आप लकड़ी और प्लाईवुड और कैनवास इस से निर्मित करते हैं। आभास आप कराते हैं कि ये ड्राइंग रूम है, ये पंचायत है और ये थाना है, ये जो उसके अंदर दृश्य हैं। तो चूंकि दृश्य कई एक हैं, इसलिए मैंने उसको ओपन एयर थिएटर में किया था। उसमें एक प्रेस का दृश्य है, अखबार के दफ्तर का दृश्य है, उसको मैंने एक अलग मंच पर एक अलग ही मंच ही निर्मित किया, जहाँ पूरी तरह से प्रेस ही था। चूंकि ये नाटक रियलिस्टिक था और थोड़े रियलिस्टिक डिटेल्स की मांग कर रहा था, इसलिए मैंने जैसे दास साहब का जो ड्राइंग रूम है वो 2 टियर है, 2 मैंने ऊपर और उसके ठीक नीचे, उसके नीचे तो 2 टियर बनाया उसको हमने। उसी तरह से दाहिनी तरफ ग्राम पंचायत है, थाना है, और जैसा मैंने अभी निवेदन किया कि इसका प्रेस अखबार का जो कार्यालय है उसके लिए मैंने एकदम अलग मंच से अलग एक छोटा सा मंच बनाया जी। तो मंच परिकल्पना के बारे में बात हो गई। अब जैसे प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ भी जो होता क्या है कि जो हम अपने नाटकों को करने के लिए जो मिनिमम जो उपयोग की वस्तुएं हैं, अब नाटक की शैली पर वो आधारित होता है। अब जैसे कोई रियलिस्टिक है तो जाहिर सी बात है आप रियलिस्टिक चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ वस्तु का सामान्यतः वस्तु का मौजूद होना ज़रूरी होता है। अगर आप पानी पी रहे हैं तो आपके पास एक पात्र होना चाहिए जिससे आप पानी पी रहे हैं। तो जो ज़रूरी है उस तरह की प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल इसमें है। अब जैसे कोई यातना दी जा रही थाना में किसी को, तो यातना देने के लिए कुछ माने छड़ी वड़ी का इस्तेमाल करना, और या तो वो तो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सब रियलिस्टिक ही है, उसको उसमें कहीं कोई उस तरह से सांकेतिकता नहीं है। सिंबॉलिज्म के बारे में मैंने कहा कि ये इसमें महाभोज आखिरी में जब ये सारा कुछ हो जाता है और पार्टी हो रही है और दास साहब भी जो मुक्त हो जाते हैं, अरे क्या नाम है उसका, जोरावर सिंह मुक्त हो जाते हैं, हाँ, वो सारे हो जाते हैं, और वो बिंदा जो है और जो उसका वो है महेश, दोस्त महेश और बिंदा है ना, बिंदा है। तो ये तमाम लोगों की एक तरह से हार जैसी हो जाती है ना जी। वो संघर्ष जो है वो, और उस पर वो के कर रहे हैं, क्या कहते हैं हम, पार्टी कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये दरअसल किसी की मृत्यु के बाद जो भोज होता है उस भोज की तरह से इसको नाटककार ने कंसीव किया है। और नाटक की सफलता इसी में है कि उस समय जिस दर्द पर आकर नाटक पहुंचा है, उसके बाद इन लोगों का इस तरह से पार्टी करना, वो दरअसल गिद्धों का मांस नोच के खाने जैसा अनुभव कराना दर्शकों को। तो दरअसल ये महाभोज का शीर्षक
ये अपने आप में एक प्रतीक है। उस प्रतीक को आप कितने विश्वसनीयता के साथ आप उस दृश्य को, एक ठीक पार्टी के पहले का जो दृश्य है उसको किस जगह जाके आप छोड़ते हैं। जी सर। चरित्र का जहाँ तक सवाल है, आपने इसमें प्रश्न में लिखा हुआ है कि चरित्र जो है वो तो चरित्र के बारे में एक मोटे तौर पर, खासतौर से रियलिस्टिक नाटकों में तो बड़ा स्पष्ट तौर पर आलेख में उल्लेख होता है। जी। लेकिन मैंने जैसे पूर्व में आपसे निवेदन किया कि चरित्र अभिनेता के अनुभव के अनुसार उसका रूप भी बदलता है। मोटे तौर पे जो चरित्र है उसकी रक्षा करते हुए अभिनेता अपना एक नए आयाम भी स्थापित करने का प्रयास करता है। तो इस नाटक में अलग अलग, जैसे अभी विनीत कुमार ने दास साहब का किया, जो अभी बॉलीवुड में बड़े कलाकार हैं, और जावेद अख्तर खान ने जोरावर सिंह का किया। रश्मि सिन्हा जो अभी दिल्ली में है, उन्होंने जमुना बाई का किया। जमुना बाई है ना, जमुना बाई है उसकी, जमुना बाई है। हाँ, जो मैंने दास साहब की पत्नी है। या और भी जो दूसरे तरह के चरित्र हैं, तो उसमें जो अभिनेता इन्वॉल्व थे, तो उन अभिनेताओं का जीवन को लेकर के जो अनुभव है, आलेख जो उनको दे रहा है इनपुट, उसको कितना उसका वो वहन करते हैं, उस हिसाब से उसका निर्माण होता है। अब जैसे कि और उनका अभिनय की कितनी उनकी समझ है, उसके हिसाब से उसको, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं, माने हम लेते वहीं से हैं, आलेख से लेते हैं। रियलिस्टिक नाटकों में तो एक है कि आप थोड़ा सा बंधे होते हैं कि आलेख में जो चरित्र है उसका हम शेड अलग अलग अभिनेताओं द्वारा वो शेड में परिवर्तन हो सकता है। तो चरित्र जो है वो लेखिका के अनुसार ही मैंने रखा था। उसके बाद ये मैं तो बहुत इस बात को जोर देता हूँ, मेरे लिए शब्द बहुत महत्वपूर्ण है जी। और मैं अपने अभिनेताओं के साथ जो इंटरेक्ट करता हूँ और जो मेरे पूरा रिहर्सल का जो इम्फेसिस होता है कि जैसे आप तो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, मैंने शब्द ही ब्रह्म है। शब्द को जब तक आप साधेंगे नहीं तब तक आप वाक्य नहीं समझ सकते, आप कोई विचार नहीं समझ सकते। तो शब्द यानी हम स्वर और व्यंजन से शुरू करते हैं नए अभिनेताओं के साथ कि स्वर का क्या और व्यंजन का क्या महत्व है, और उसके बाद ये कि संवाद कैसे बनता है। कुछ शब्द बनते हैं को जोड़ करके आप एक वाक्य की रचना करते हैं, और कई एक वाक्य मिल करके एक संवाद या एक अंश का निर्माण करता है, और उसमें एक कथ्य होता है। अगर 8 लाइन का कोई डायलॉग है या 4 लाइन का कोई संवाद है, तो उस 4 लाइन के संवाद का जो कथ्य है उसको अभिव्यक्त करने का माध्यम शब्द और वो वाक्य क्या का विन्यास होता है। इसलिए मैं अभिनेताओं को अपना पंक्चुएशन, विराम चिन्ह जिसको कहते हैं, वो डालने के लिए कहता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लेखक के विराम चिन्ह को फॉलो करें। यहाँ हम लेखक को फॉलो नहीं करते हैं, हम अभिनेता को के अनुसार। और मैं ये मानता हूँ कि निर्देशक का काम ये है कि कोई नाटक विशेष को दर्शक के लिए किस तरह से तैयार करना है, वो दर्शक का प्रतिनिधि होता है कि वो दर्शक इस नाटक को किस रूप में उसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मैं यहाँ पे ये आपने जो लाइन बोली कि मैं अभिनेताओं को अपना पंक्चुएशन डालने को कहता हूँ, इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई। पंक्चुएशन का मतलब विराम चिन्ह। अच्छा, तो मतलब समझा के। हाँ, समझा के मतलब ये है, जैसे मैंने बहुत ही सामान्य ये है। एग्जाम्पल, जैसे हाँ, उदाहरण हम दे रहे हैं आपको, मैंने बहुत एक पॉपुलर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि रुको मत जाओ, ये एक वाक्य है, रुको मत जाओ। तो अगर आप रुको के बाद पंक्चुएशन लगाइए, देखिए क्या हो जाता है, रुको मत जाओ। अच्छा, रुको मत जाओ, ठीक है। हाँ, और अगर मत के बाद कॉमा लगा दीजिए तो क्या होगा, रुको मत जाओ। तो एक पंक्चुएशन, सही पंक्चुएशन का इस्तेमाल करना अभिनेता को आना चाहिए। पंक्चुएशन से मेरा मतलब विराम चिन्ह है। और दूसरा ये फिर आता है कि आप किसी संवाद को कहाँ पर ये करेंगे, ब्रेक करेंगे, कहाँ पर उसको विराम देंगे, क्योंकि विराम देने के बाद जो व्यक्त होना है उस पर वो
हाईलाइटेड हो जाता है। जी जैसे मैं इतनी देर से आपको समझा रहा हूँ, आपको मैं इतनी देर से तरह तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप हैं कि समझते ही नहीं। तो थोड़ा सा विराम देने से क्या होता है, जो समझते नहीं है उस पर आपका, तो ये जो चीज़ है, ये इस प्रोसेस में जी। डायलॉग जो है मतलब अगर इसको आपको समझाने के लिए मैंने कहा जी। कि रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, तो ये अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। इसलिए इस बात को समझना, और एक शब्द का उच्चारण कैसे करना है, जी। अगर आप वो सीखते हैं तो वाक्य का उच्चारण भी आपको समझ में आएगा, और फिर संवाद, और संवाद के अंदर जो कंटेंट है, जी। जो अर्थ नीत है, उसको व्यक्त कर पाने में आप, मेरी बातचीत में भी आपको वो लग रहा होगा कि वो एक तकनीक का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, ताकि आपको वो चीज़ आसानी से समझ में आए। अब इसको ध्यान से सुनिए, आपको वो चीज़ आसानी से समझ में आए। इसमें एक खास तरह का उतार चढ़ाव और ये है, तो ये अभिनेता को सीखना जानना होगा। उसके बाद आपका है कि चरित्रों के संवाद का स्वरूप क्या, किस प्रकार है आपके अनुसार, क्या इनकी भाषा, इनके किरदार, समय काल। हाँ ठीक है, आप सही लिख रहे हैं कि वो तो जो समय है, चूँकि आपातकाल के बाद वो लिखा गया नाटक है, और उस दौर का जो समय है, उस समय का जो एक सामंती और पूंजीवादी उस दौर में एक सत्ता का जो चरित्र होता है, तो ठीक, अच्छा है, सही है, मतलब उसमें वो उसका निर्वाह हुआ है। अब इसमें क्या है कि संगीत जो है रियलिस्टिक उसमें, जी सर। अब जैसे फिल्मों में आप देखिएगा लगातार बैकग्राउंड म्यूजिक बजता रहता है। अब फिल्म तो एक रियलिस्टिक फॉर्मेट है जी। अभी क्या है कि रियलिस्टिक जो फॉर्मेट है अभिनय में, वो पश्चिम से हमारे यहाँ आया। अब जब कैमरे का इजाद हो गया, तो फिल्म के लिए, फिल्म जो है वो दरअसल रियलिस्टिक या नेचुरलिस्टिक माने चीज़ों को उसी रूप में दिखाता है। ठीक है, उसके अंदर भी एक कल्पना, एक काव्यात्मक बिंब हो सकता है, वो होता है, लेकिन क्या है कि अभी मुझे लगता है कि रियलिस्टिक जो अभिनय या रियलिस्टिक स्क्रिप्ट आलेख की बात जो है, वो फिल्मों में ज़्यादा कारगर होती है। लेकिन तब भी आप देखिएगा कि उसमें गाने होते हैं रियलिस्टिक, उसमें माने एक रियल लाइफ में हम तो गाने नहीं गाते हैं, नहीं गाते, है ना? तो क्या आपने, लेकिन वो क्या होता है, इनर जो कन्फ्लिक्ट है उसको दिखलाने के लिए आप संगीत का प्रयोग करते हैं। तो इस रियलिस्टिक नाटक में भी आप देखिएगा, कोई दुकान का दृश्य है तो पीछे से वायलिन बजने लगा, उदास वायलिन। तो सर यहाँ पे आपने संगीत का प्रयोग कैसे किया? हाँ, तो बने क्या है कि जैसे कि जो इमोशन जो है, उस इमोशन को हाईलाइट करने के लिए या उस इमोशन को रेखांकित करने के लिए संगीत का एप्रोप्रिएट या सही एक कोई संगीत। अब उसमें जो रियलिस्टिक नाटकों में या किसी भी नाटक में कुछ प्राकृतिक आवाज़ की आवश्यकता होती है, जैसे सुबह हो रही है तो चिड़िया की चहचहाट है, या जैसे कि मान लिया कि इस नाटक की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, किसी और नाटक में कोई बंदूक चलाता है किसी पर, गोली, तो वो ये जो है आपको एक रियलिस्टिक साउंड लेना पड़ता है। घंटा बज रहा है तो घंटा एक रियलिस्टिक साउंड है। लेकिन जैसे वायलिन का बजना, सितार का बजना, बांसुरी का बजना, एक उदास संगीत, एक प्रसन्नता का संगीत, तो ये दरअसल उसके वातावरण को, उसके इमोशन माने जो चरित्र या जो घटना वहाँ पर घटित हो रही है, उसको एक्सेंचुएट करने के लिए या उसको और ज़्यादा तीव्रता देने के लिए उसका प्रयोग होता है। यहाँ पे आपने हमने किया उसमें, वो हमारे मतलब इमोशंस को हाईलाइट करने के लिए संगीत का प्रयोग किया। हाँ, ये तो हमने बता दिया है, तो रिकॉर्ड है, आप इसको ट्रांसक्राइब कर लीजिएगा जी। अच्छा, और सर आपका प्रकाश परिकल्पना, तो इसमें तो है कि वहाँ एक चुनौती थी। एक तो उस चुनौती का आपके लिए कोई प्रयोग है या नहीं मैं नहीं जानता, कि ओपन एयर थिएटर में लाइट करने का, चूँकि वो
मुख्यतः जो ओपन एयर थिएटर है वो डांस के लिए बनाया हुआ था। भारतीय नृत्य कला मंदिर है, लेकिन उसमें प्रकाश की वो व्यवस्था नहीं थी। तो हम लोगों ने बाज़ाब्ता वो व्यवस्था बनाई। तो इसमें काफ़ी हम लोगों को दिमाग भी लगाना पड़ा और इसमें काफ़ी खर्चा भी हमें करना पड़ा। जो हमें अपना पिलर क्रिएट खड़ा करना पड़ा उस पर हमको, क्योंकि सामने से जो लाइट दी जाती है वो FOH लाइट जिसको कहते हैं। कौन सी लाइट सर? FOH, फ्रंट ऑफ हाउस। FOH लाइट। हाँ, तो फ्रंट ऑफ हाउस यानी जैसे कि ये मंच अगर है तो मंच के सामने ऊपर आप देखिएगा कि बार होता है, बाहर से जी। अगर आप नाटक देखे हो तो उसमें लाइट्स लगी रहती हैं जी। क्योंकि नेचुरल लाइट जो है एक 45 डिग्री पर आप पर गिरती है सामान्य स्तर पर। जी। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं तो डिफ्यूज होकर के खिड़की से जो लाइट आ रही है वो आप पर गिरेगी, एक ऊपर से नीचे की तरफ आती है लाइट, है ना। तो ये हो गया। तो लाइट में वो समय काल के अनुसार जो है। अच्छा, समय काल के अनुसार लाइट का प्रयोग किया आपने। हाँ, और चरित्र के मनोदशा मनोभाव के अनुसार उसमें कुछ। अच्छा, चरित्र के अकॉर्डिंग मतलब कि माने चरित्र के मनोभाव के अनुसार, जैसे कि अगर वो बहुत दुखी है तो लाइट्स को थोड़ा सा आपने थोड़ा धीमा किया, या दूसरी तरह से उसमें कोई रंग का प्रयोग किया, रंगीन जैसे लाइट। सर अगर दुखी है तो किस लाइट का प्रयोग किया? जैसे आपने दुखी है या खुश है या फिर और ही कोई? एक तो रियलिस्टिक नाटक में थोड़ा सा स्कोप थोड़ा कम रहता है, इसलिए कि आपको तो मेंटेन रखना है एक रियलिस्टिक इन्वायरमेंट। लेकिन उसी में आप जैसे किसी को थोड़ा डिम कर देते हैं, थोड़ा सा लाइट को अगर मध्यम कर देते हैं तो एक उदासी का वो हो जाता है। और सर इसमें सुकुबाई प्ले के बारे में, सुकुबाई नहीं सुकुबाई के बारे में नहीं, इसी प्ले के बारे में। एक्चुअली आई वाज राइटिंग फॉर डिफरेंट प्ले राइट, एक्चुअली आई वाज इंटरव्यूइंग हिम, तो दैट थिंग केम हियर। हाँ सर, और बताइए। और सर हाँ, महाभोज के वर्तमान में आप इसको कैसे देखते हैं? वर्तमान संदर्भ में महाभोज की घटनाओं को आप कैसे देखते हैं? आज के संदर्भ में आपका क्या विचार है? देखिए, महाभोज जैसे नाटक जो होते हैं ना, वो परिस्थिति तो उससे बहुत बदली नहीं है। जी सर। उस समय इमरजेंसी की प्रो इमरजेंसी ये नाटक है। मैंने प्रो से मैं मतलब है मैंने इमरजेंसी के बाद ये लिखा गया नाटक है। तो अभी जो है ये एक अघोषित इमरजेंसी तो है ही जी। उस वक्त घोषित इमरजेंसी थी, अभी अघोषित इमरजेंसी है। तो ये नाटक तो आज भी प्रासंगिक है, आज भी प्रासंगिक, और परिस्थितियाँ बहुत बदली नहीं है, वही सामंती सोच है हमारी। और मतलब कि आज़ादी के 60 साल बाद 65-70 साल हो गए, लेकिन आपको अभी भी लगता है कि वही जैसा नाटक में लिखा गया कमोबेश उस तरह की कुछ परिस्थितियाँ? हाँ, उसमें चाहे गवर्नमेंट कोई भी आए लेकिन परिस्थिति मैंने जब तक कि कोई प्रगतिशील सरकार नहीं आएगी या प्रगतिशील एक जनोन्मुखी एक सरकार नहीं आएगी, तो इस तरह की घटना है। तो सर इन रियलिटी तो कैसे, मतलब आपके हिसाब से कैसी गवर्नमेंट? क्योंकि सारे लोग ऐसे ही हैं जैसा हमको लग रहा है कि कुछ अभी जैसे हम लोग की हमारे जैसे हम लोग तो आप जानते होंगे कि हम लोग थोड़ा सा वामपंथी विचारधारा के लोग हैं। तो बावजूद इसके हम लोगों की थोड़ी सी आशा जो है कांग्रेस के प्रति बढ़ी है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेफ्ट टू सेंटर है, माने एक सेंट्रिस्ट पार्टी उसको माना जाता है, सेंट्रलिस्ट पार्टी। जी। लेकिन ये अभी जैसे ये बीजेपी नहीं राहुल गांधी, तो राहुल गांधी थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ ओरिएंटेड है। अच्छा जी सर। तो और इसका अलायंस लेफ्ट के साथ भी है, तरह तरह के लोगों के साथ इसने अलायंस किया है जी। तो और जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा में या फिर और भी अपनी बातचीत में उनके सुनिए आप कि वो आम लोगों के बारे में, उनकी तकलीफ़ों के बारे में समझने का प्रयास। तो जो फ़र्क क्या हो जाता है बीजेपी या कांग्रेस के उसमें, ये बड़ा फ़र्क है कि वो कहते हैं और ये करने का प्रयास करते हैं। जैसे राजस्थान में या फिर हिमाचल प्रदेश में या कर्नाटक में इन्होंने कहा कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे, तो लागू किया
लेकिन यहाँ क्या हुआ कि आपने एक वैसी चीज़ कर दी जिसकी मांग ज़रूरत नहीं थी, नोटबंदी कर दिया। जीएसटी का ऐसा सिस्टम लागू किया कि सब लोग, मैंने एक भिखारी भी जीएसटी दे रहा है, मैंने टैक्स कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो टैक्स नहीं देता है, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि जैसे कि उन्होंने 15 लाख आपके खाते में आ जाएगा, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, तो वैसा मैंने एक रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है ना। और भावना के स्तर पर लोगों को प्रभावित करना, भावना के स्तर पर आपको ये करना, तो मेरा ख्याल से भी आपका काम हो गया। हाँ सर, अब ये सर पटना में रंगमंच की स्थिति कैसी है, ये बड़ा ज़रूरी सवाल है सर। पुरुषों के साथ साथ महिला निर्देशिकाओं की भूमिका की रंगमंच के डेवलपमेंट में आप किस प्रकार देखते हैं, ये सवाल। रंगमंच की स्थिति कमोबेश वैसी ही है जैसे पहले थी। मतलब ये कि ये रोजी रोटी का साधन पूरी तरह से बन नहीं पाया अभी तक। इसका जो बड़ा कारण ये है कि समाज में, माने नागर समाज में जी, खास तौर से नागर समाज में इसको वो नागर समाज के दैनंदिन जीवन में ये शामिल नहीं है, कलाकार में ही शामिल नहीं है जी। मैंने कितने देर हम संगीत सुनते हैं, कितने देर हम कोई आर्ट पेंटिंग है, आप जाइए अगर किसी गैलरी में जी पटना में, तो आपको दिन भर आप वहाँ रहिए तो आप देखिएगा कि दिन में 11 आदमी 12 आदमी भी वो उस प्रदर्शनी को देखने आया है। तो क्या उसका मतलब है? तो ये जो भागीदारी है कला की गतिविधि में, वो भागीदारी जो है वो नहीं है, कम है, बहुत कम है। तो भागीदारी बढ़ेगी तो हम राजाश्रय भी की भी ज़रूरत नहीं होगी। जैसे रामलीला को किसी सरकारी सहायता की ज़रूरत नहीं है, जन समर्थन उसको हासिल है। लेकिन हमारा जो शहरी रंगमंच है उसको जन समर्थन नहीं है, जो कुछ मध्य वर्ग के लोग ही इसको करते हैं और वही देखते हैं। जी सर, महिला निर्देशिकाओं के योगदान को आप कैसे लेते हैं? आपको लग रहा है कि वो आ रही हैं इधर और उनका कोई? नहीं आ रही हैं, शारदा सिंह हैं, महिला निर्देशक बहुत कम है। शारदा सिंह हैं, उसके पहले नवनीत शर्मा थी। तो महिला निर्देशक बहुत कम है जी। और चूँकि हमारा समाज भी जो है पुरुष प्रधान है, वह महिला निर्देशकों को आना चाहिए। और जी सर, काफ़ी आपने लगभग सारे सवालों का जवाब दिया सर। तो महिला निर्देशक आके मंचन में कोई मदद मिली है? जो मंचन हो रहा है उसमें कुछ रंगमंच में कोई मदद मिली है आपके अनुसार? क्योंकि पहले तो नहीं, ऐसा कोई मतलब बहुत मौलिक कोई उससे फर्क पड़ा हो। हाँ। जैसे कि अगर आप पटना रंगमंच की बात करें तो मौलिक अंतर यहाँ के रंगमंच में जिन कुछ लोगों ने किया वो कौन लोग? सब पुरुष हैं। अगर आप मेरे नाम को उल्लेख करना चाहें तो मैं हूँ, या संजय उपाध्याय हैं, रणधीर कुमार हैं, तो यही लोग हैं। तो महिलाएं जो हैं इस क्षेत्र में अभी आ रही हैं, तो उनका वो दखल बढ़ेगा जब, तो जाहिर सी बात है उनकी पीड़ा, उनका उनकी जीवन दृष्टि, उनका दृष्टिकोण भी नाटक में आएगा। अभी तो क्या है, पुरुष ही अगर स्त्री के बारे में सोच रहा है तो पुरुष ही सोच रहा है, तो वो उसमें उसका पुरुष वर्चस्व हो सकता है जी देखने के लिए। सर आपका अभी हम बात कर रहे थे परवेज अख्तर सर से, और परवेज अख्तर सर ने बहुत ही महत्वपूर्ण, लगभग मेरे सारे सवालों का जवाब दिया। अगली बार फिर बैठ लें। जी सर। तो सर का तो आप घर भी देख लिए हैं। जी सर, तो इसके लिए सर का बहुत